नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जिनसे प्रश्न आने ही आने हैं, यानी जिनसे प्रश्न आने तय हैं। तो इन सब को आप लोग इग्नोर एक भी वीडियो मत करिएगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। इसके अलावा आपके कोई और सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज हम थोड़ा सा पर्यावरण पारिस्थितिकी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले हम प्रदूषक को देखेंगे। प्रदूषक, पॉल्यूटेंट। देखिए, प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हीं को प्रदूषक कहा जाता है। प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या है? वे प्रदूषक जो अपने मूल सोर्स में ही विद्यमान रहते हैं पर्यावरण में, यानी जो अपनी अवस्था में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं, उनको प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और प्लास्टिक, ये प्राथमिक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो इन प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया यानी इंटरैक्शन से निर्मित होते हैं, उनको द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। द्वितीयक प्रदूषक में ओजोन, NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और पैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैन कई बार पूछा गया है, ये एक द्वितीयक प्रदूषक है। ओके, अब हम कुछ प्रमुख वायु प्रदूषकों को देखते हैं और उनसे होने वाले रोग को देखते हैं। इनसे प्रश्न आने हर हाल में परीक्षा में तय हैं। पहला वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं। इससे श्वसन संबंधी समस्या होती है। सल्फर के ऑक्साइड को या सल्फर ऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। इससे अम्लवर्षा, आँखों में जलन और दमा नामक बीमारी होती है। सीसा ये तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, खासकर गुर्दा और मस्तिष्क को, यानी लीवर और ब्रेन को। कैडमियम की कमी से या कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग होता है। बेंजीन से ब्लड कैंसर होता है, रक्त कैंसर होता है। तो ये कुछ प्रमुख वायु प्रदूषक हैं और उनसे होने वाले रोग हैं। कुछ प्रमुख जल प्रदूषकों को देखते हैं और उनसे होने वाले रोग। जल प्रदूषकों में सबसे पहला है पारा से मिनमाटा रोग होता है और मछलियों में ड्रॉप्सी नामक रोग होता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट और चर्म रोग होता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिसमें ये स्पेशली छोटे बच्चों में होता है। बच्चों का शरीर पूरा नीला पड़ जाता है, जिस कारण ही इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। एस्बेस्टस से लंग्स कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर होता है। ओके, भूमिगत जल का प्रमुख प्रदूषक तत्व क्या है? आर्सेनिक। और आर्सेनिक द्वारा भारत में सबसे अधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल और बिहार में होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। अगला रेडियोधर्मी प्रदूषण को सबसे अधिक रेडियोधर्मी प्रदूषणों के अगर हम प्रमुख उदाहरणों को देखें तो दो उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भोपाल गैस त्रासदी, आप सबको पता होगा, 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा चेरनोबिल त्रासदी, ये रूस में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं। देखिए, वैश्विक ऊष्मन, जिसका इंग्लिश में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसके लिए कुछ प्रमुख उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, इसको देख लीजिए। देखिए, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 7 प्रमुख गैसें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग में यानी वैश्विक ऊष्मन में योगदान करती हैं। अब इसमें सोर्स देख लीजिए। मीथेन का सोर्स क्या है? मीथेन कहाँ से प्राप्त होती है? मीथेन कहाँ कहाँ निकलती है? आर्द्र भूमि में, धान के फसलों में,
जुगाली करने वाले जानवरों में और दीमक में मेथेन गैस मुख्यतः निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स क्या है? एसी और रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर में एक सबसे अधिक घातक सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, इसका नाम है फ्रेयान। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओजोन के बारे में हम लोग जानते हैं। ओजोन वायुमंडल में एक परत होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है। समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। ओजोन परत का पतला होना ओजोन छिद्र कहलाता है। इसका प्रमुख कारक क्लोरीन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन के कारण ही ओजोन छिद्र होता है। ओजोन परत में सर्वप्रथम छेद फॉर्मैन नामक वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका में देखा था। ओजोन परत सघनता मापने की इकाई डॉप्सन है। ओजोन क्षरण के दुष्प्रभाव अगर हम देखें तो ओजोन क्षरण से त्वचा कैंसर होता है और नेत्र संबंधी रोग होता है। सबसे अधिक ओजोन क्षरण दक्षिणी ध्रुव पर होता है, याद रखिएगा। अम्ल वर्षा को देखते हैं। जब वर्षा जल का पीएच मान 4 से कम हो जाता है तो अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के प्रमुख सोर्स क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो वो दो हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अम्ल वर्षा के दुष्प्रभाव की बात करें तो स्किन एलर्जी होती है और संगमरमर की इमारतों पर काफ़ी प्रभाव अम्ल वर्षा का होता है। खासकर अक्सर न्यूज़ में रहता है कि ताजमहल पर अम्ल वर्षा का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। ओके, आगे कुछ प्रमुख और भी बातें देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। इसी के अंतर्गत ही राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1988 में। और इसमें ये कहा गया कि 33% क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है, वन होने चाहिए। हालांकि भारत ने अभी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल पर वन है। ग्रीन पीस क्या है? ये 1971 में स्थापित एक संस्था है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय वन आयोग 2003 में इसका गठन हुआ और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख पर्यावरण संगठन, संस्थान और सम्मेलनों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है, ये 5 जून 1972 को हुआ था और ये पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में ही सर्वप्रथम 5 जून को पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1973 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी में ही यूएनईपी की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी की स्थापना हुई। यूएनईपी को देखते हैं। यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय कीनिया के नैरोबी में है। अगला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन। एजेंडा 21 की घोषणा सतत विकास से जो संबंधित थी, इसी में की गई और इसी में ही यूएनएफसीसीसी का जन्म हुआ। यूएनएफसीसी क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। इसका सचिवालय जर्मनी के बॉन में है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। प्रत्येक वर्ष इसके सदस्यों का वार्षिक सम्मेलन होता है, जिसको हम लोग कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पहला कॉप सम्मेलन 1995 में बर्लिन में हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को देखते हैं। पहली परियोजना है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1 अप्रैल 1973 में हुआ था। वर्तमान में भारत में 50 नहीं बल्कि 52 बाघ रिजर्व हैं, याद कर लीजिए और इसको अपडेट भी कर लीजिए। वर्तमान में भारत में 52 बाघ रिजर्व हैं। पहला टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का कार्बेट टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का नामदफा टाइगर रिजर्व, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है।
जो 2 नए टाइगर रिजर्व बने हैं वो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको जान लीजिए। कौन कौन से हैं? 51वां भारत का टाइगर रिजर्व है श्रीविल्लीपुथूर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। श्रीविल्लीपुथूर टाइगर रिजर्व या ग्रिजल्ड गिलहरी टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, तमिलनाडु में ये स्थित है। लगभग 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। जबकि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य या रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। राजस्थान में है। ओके, तो याद रखिएगा ये। अगला हम लोग हाथी परियोजना को देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्वों के नाम दिए गए हैं, पहले इसको हम लोग देखते हैं। स्टेट वाइज हम लोग जानेंगे। असम में ओरंग टाइगर रिजर्व, नामेरी और मानस। अरुणाचल प्रदेश में कमलांग और पक्के टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में नौगांव, नगजीरा, तदोबा और मालघाट टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रमुख हैं। ओके, तो इन टाइगर रिजर्वों को आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हाथी परियोजना को देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 17 दिसंबर 1992 में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में भारत में कुल 28 हाथी रिजर्व हैं या एलिफेंट रिजर्व हैं। हाथियों की अवैध हत्या निगरानी का कार्यक्रम, जिसको माइक कहा गया, ये 2003 से प्रारंभ हुआ और 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया। ओके, देखिए हमारे चैनल पर यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और यूपी ट्रिपल के सभी एग्जाम के लिए बेहतरीन पीडीएफ नोट्स उपलब्ध हैं, खासकर जीएस, हिंदी, रीजनिंग, करंट अफेयर्स की अपडेटेड। तो उसको अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ओके, अगला है गिद्ध संरक्षण परियोजना। 2006 से यह प्रारंभ हुई थी। पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र असम के धर्मपुर में बनाया गया। देखिए, हाल ही में गिद्धों की मौत हुई थी, तो उसका कारण क्या था? डाइक्लोफेनेक नामक दवा, जो कि जानवरों के दर्द निवारक का कार्य करती थी, जानवरों को लगाई जाती थी। और जब जानवरों की मृत्यु हो जाती थी, तो जब गिद्ध जानवरों को खाते थे, तो उस दवा के कारण गिद्धों की भी काफ़ी संख्या में मृत्यु हो गई। ओके, अगला है कस्तूरी मृग परियोजना। 1970 में ये आई थी। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। जो कस्तूरी होती है सिर्फ नर मृग में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती है। लाल पांडा परियोजना 1996 में आया था। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 से प्रारंभ हुई। गैंडा परियोजना 1987 से प्रारंभ हुई। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 से प्रारंभ हुई। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 से प्रारंभ हुई थी। ओके, कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। भारत का एकमात्र कपी कौन है? होलाक गिब्बन। रेड डाटा बुक, ये विलुप्त प्राय, असुरक्षित और दुर्लभ जीव तथा पादपों से संबंधित एक पुस्तक है, जो कि IUCN द्वारा जारी की जाती है। इसमें कुल 9 श्रेणियां हैं, जिसमें जो घोर संकटग्रस्त श्रेणी में जो पशु या पौधे रहते हैं, उनको गुलाबी पृष्ठ पर अंकित किया जाता है। ओके, अगला मेधा पाटेकर, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। स्वर्ग का पक्षी, हार्नबिल पक्षी को स्वर्ग का पक्षी कहा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य को देख लेते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, जल्दी जल्दी से इसको देखते हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है। इसके अलावा कोरिंगा में ऑलिव रिडले नामक कछुओं का ये प्रजनन स्थल है। इसके अलावा नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य भी ओडिशा में पाया जाता है, काफ़ी बार ये परीक्षा में आया है। उत्तराखंड में केदारनाथ है। चंडीगढ़ में सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य है। झारखंड में डालमा, पारसनाथ और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है।
गुजरात की बात करें तो गुजरात के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जंगली गधा, नारायण सरोवर और नल सरोवर। ये तीनों वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। कर्नाटक के वन्यजीव अभयारण्यों को देखते हैं तो रंगनाथिट्टू और चिंचोली प्रसिद्ध हैं। एमपी में यानी मध्य प्रदेश में रातापानी और बोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तमिलनाडु में अन्नामलाई, पॉइंट कैलिमर और सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। दिल्ली में असोला भाटी या इसको इंदिरा प्रियदर्शनी वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। असम में दीपोर बील स्थित है। मिजोरम में दम्पा, ये टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है। पश्चिम बंगाल में जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट है। केरल में थडेक्कड, नेय्यार और पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी विहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में घाना पक्षी विहार और गोवा में सलीम अली पक्षी विहार, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम झील, चंद्रताल और शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में चांगथांग शीत मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य और नागालैंड में फाकीम वन्यजीव अभयारण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आगे कल एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।